औज़ुबिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start today's session. Today what we just gonna do is to further our previous topic. And what was our previous topic? Ijara. Okay. So in this class we just gonna discuss what is the difference between ijara and conventional auto loan or leasing. Okay. हमने इजारा क्यों शुरू किया था? अच्छा, क्लास के आगाज़ में दुआ फरमा लीजिए, अल्लाह ताला हमारी इस क्लास को कबूल फरमाए, ना सिर्फ हमारी दुनिया आखिरत बल्कि हमारे माँ बाप की दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। तो मेरे दिल से, मेरी ज़बान से जो भी अल्फाज निकले उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने इजारा, वाई डिड वी इनिशिएट इजारा, वाई द इस्लामिक बैंक से इनिशिएट इजारा, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, पहले ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फाइन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल लीजिंग में, कन्वेंशनल लोन में बेसिकली कुछ ख़राबियां हैं। बेसिकली इन शरिया व्यू पॉइंट देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज। सो इजारा में वो डिस्क्रिपेंसीज हमने दूर की हैं, बेसिकली उलमा हज़रात ने दूर की हैं और जो है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने इजारा का बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज़ इजारा। इजारा इज़ अ रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। और कन्वेंशनल लीज़ में कुछ ख़राबियाँ थी, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंस देख रहे हैं बेसिकली। सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, दैट इज़ द मीज़ान बैंक कार इजारा एंड द यूबीएल कन्वेंशनल ऑटो लोन और लीजिंग बेसिकली. सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट एक्सट्रैक्टेड, आई जस्ट लुक्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बोथ द मीज़ान बैंक एंड द यूबीएल कन्वेंशनल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस. तो ये डिफरेंसेस हैं, बेसिकली. सही है, ये डिफरेंसेस हैं, कम से कम 8 डिफरेंसेस हैं बेसिकली बिटवीन मीज़ान बैंक कार इजारा एंड यूबीएल कन्वेंशनल ऑटो लोन. तो अब हम ये देख लेते हैं. और ये बेसिकली दीज आर द कॉन्ट्रैक्चुअल डिफरेंसेस, मतलब आई डिड नॉट डेवलप इट ऑन माई ओन. बेसिकली ये मैंने खुद ही नहीं लिखा है, ये आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डिफरेंसेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स. आई टुक द कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ऑफ बोथ द मीज़ान बैंक एंड यूबीएल लोन कन्वेंशनल लीजिंग. ओके, एंड जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस बेसिकली इन फ्रंट ऑफ यू. तो अब उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में देखेंगे मीज़ान बैंक के और यूबीएल कन्वेंशनल के, तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का क्लॉज आपको मिलेगा. तो उस लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज में मीज़ान बैंक में क्या लिखा हुआ है, मीज़ान बैंक परचेजेस द कार, मीज़ान बैंक परचेजेस द कार एंड रेंट्स इट आउट टू द कस्टमर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीज़ान बैंक गाड़ी को परचेज़ करेगा और कस्टमर को रेंट पे दे देगा. सही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट से है भी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है. और यू नो दिस थिंग, वेन एवर देयर इज़ अ डिस्प्यूट अराइजेस और मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट बेसिकली the court would decide on the basis of the contractual documents, that is signed by the मीज़ान बैंक and the customer. तो मीज़ान बैंक ने बेसिकली गाड़ी को परचेज़ किया है और हम रेंट पे दे रहे हैं. तो किसी चीज़ को परचेज़ करना और रेंट पे देना अगर वो जायज़ चीज़ है तो जाहिर है वो जायज़ है. बात वाज़ेह हो रही है. एंड इफ़ समथिंग परमिसिबल आउटसाइड द बैंक रिमेन्स परमिसिबल इनसाइड द बैंक टू, अगर कोई चीज़ जायज़ है बैंक के बाहर और उम्मत मुस्लिमा कर सकती है, तो बैंक के अंदर कर देने से नाजायज़ नहीं हो जाएगी. बात वाज़ेह हो रही है. जितने भी मीज़ान बैंक के अमल मैंने आपको बताए हैं वो आप बैंक के बाहर करके देख लें. अगर बैंक के बाहर जायज़ है तो बैंक के अंदर कर देने से नाजायज़ नहीं हो जाएगा. तो बेसिकली मकसद क्या है, उम्मत को सूद से बचाना. और ज़ाहिर है हम तो नहीं बचा सकते, बस अल्लाह ही बचाएंगे हम. लेकिन हम पर जो ज़िम्मेदारी है बेसिकली वो हम उसको पूरा करें. जो अल्लाह ने हमारी ज़िम्मेदारी डाली है कि लोगों को सूद से बचाने की, हम उसको पूरा करें. बात वाज़ेह हो रही है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करें एटलीस्ट. ओके, तो अगर ये मीज़ान बैंक में क्या है, इस्लामिक बैंक परचेजेस द कार एंड रेंट्स इट आउट टू द कस्टमर. फाइन, हमने सिंपल सी बात है कि हमने गाड़ी को परचेज़ किया और रेंट पे दे दिया है. व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब है गाड़ी अगर कस्टमर रेंट पे चला रहा है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, इफ़ समथिंग बैड हैपन्स विद द कार, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मीज़ान बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल. एंड आई गिव यू द एग्जांपल, इन 2013 देयर वाज अ फ्लड बेसिकली इन पंजाब में सैलाब आया था. तो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो बह गई थी पानी में, तो मीज़ान बैंक का लॉस हुआ था बेसिकली. सो वी आर टेकिंग द रिस्क इन द प्रॉपर्टी. Okay, and there is no conventional bank basically which takes the risk in the financing property. I'm telling you this thing. Okay,
क्यों? क्योंकि देखें यूबीएल ने क्या लिख दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, उन्होंने लिखा कि कन्वेंशनल बैंक्स रोल इन द ट्रांजैक्शन इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी ओनली, कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो आपको लोन देने की हद तक है बस, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द व्हीकल बीइंग फाइनेंस्ड and UBL will not be responsible for any defects detected in the vehicle after you have availed the financing facility. What does it mean? इसका ये मतलब हुआ कि हम पैसा बेच रहे हैं और पैसा बेचने तक हमारी जिम्मेदारी है, और जैसे ही हमने पैसा बेच दिया सूद के एवज, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? UBL कन्वेंशनल में लिखा हुआ है। If you do not believe on my statement, just look into the contracts of the conventional bank. Okay? तो यहीं से फ़र्क आ गया, पहले ही क्लॉज से फ़र्क आ गया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स में। दूसरा क्लॉज क्या है? अर्ली पेमेंट पेनल्टी। अर्ली पेमेंट पेनल्टी में क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए इस्लामिक बैंकिंग की खूबसूरती ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में बेसिकली कंसेप्ट्स हैं, फाइन। तो चाहे उसको आप अजारा में अप्लाई कर लें या मुराबा में कर लें, तो कुछ कंसेप्ट सिमिलर हैं। देखिए जैसे अर्ली पेमेंट पेनल्टी है, तो ये मुराबा में भी इसका पार्ट नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट का, और इजारा में भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकती। मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज़ अर्ली, आई मीन जैसे ये रिबेट है ना, रिबेट मैंने आपको अर्ज़ की थी ना, जिसके मद्दे मुकाबिल अर्ली पेमेंट पेनल्टी था, सही है। तो इस्लामिक, तो जिस तरह मुराबा में रिबेट था उसी तरह इजारा में रिबेट है। रिबेट क्या था? ऑन स्पॉट डिस्काउंट, फाइन। रिबेट कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन मुराबा, तो इजारा में भी बन नहीं सकता। बात वाज़ेह हो रही है। और इसके मद्दे मुकाबिल कन्वेंशनल बैंक में क्या था? अर्ली पेमेंट पेनल्टी, सही है। तो मीज़ान बैंक में यही लिखा हुआ है, देयर इज़ नो अर्ली पेमेंट पेनल्टी क्लॉज। अर्ली पेमेंट पेनल्टी का कोई क्लॉज नहीं है, फाइन। दो बैंक वुड गिव rebate at its sole discretion. Okay, so this is at the discretion of the bank to give the customer the rebate or not, because this is the ihsan basically. Fine, if the customer is coming to us और वो पहले पैसे दे रहा है, तो हम अर्ली पेमेंट पेनल्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, हम उसको रिबेट देने की सोचेंगे। बात वाज़ेह हो रही है। लेकिन इसी के मद्दे मुकाबिल इसी क्लॉज में यूबीएल में क्या लिखा हुआ है? यूबीएल बादशाह सलामत है, वो यही कह रहा है कि यू विल नॉट फुली और पार्शली प्रीपे द बैलेंस सेल प्राइस। उसने कस्टमर से शुरू में ही बोल दिया, क्या बोल दिया? यू विल नॉट, आप नहीं कर सकते क्या? फुली और पार्शली प्रीपे द बैलेंस सेल प्राइस। तो बैलेंस प्राइस आप जो हैं पहले नहीं दे सकते, अगर देंगे तो विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द बैंक। तो यूबीएल बादशाह सलामत क्या बोल रहा है कि यू कैन नॉट प्रीपे द बैलेंस सेल प्राइस, ओके, विदाउट द प्रायर रिटन नोटिस बेसिकली ऑफ द बैंक। तो बैंक से इजाज़त लेनी होगी, और अगर बैंक ने, अगर फॉर एग्जांपल बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी, इन केस द बैंक परमिट्स यू, इसका क्या मतलब है कि अगर बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी किस चीज़ की? टू प्रीपे एनी इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट को अगर जल्दी दो, अगर बैंक ने इजाज़त दे दी, तो फिर क्या लिखा हुआ है? द बैंक शैल हैज़ द राइट, बेसिकली शैल हैव द राइट एंड पावर टू इम्पोज अर्ली पेमेंट पेनल्टी। बात वाज़ेह हो रही है। तो बैंक का ये राइट होगा कि वो अर्ली पेमेंट पेनल्टी इम्पोज करे। दिस वेयर इट इज़ रिटन इन द कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक, ओके, यू कैन लुक इनटू इट, नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये जन्नत और दोज़ख का फ़र्क है बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है। ये सही और गलत का फ़र्क है, ये रिबा और रिबा फ्री का फ़र्क है बेसिकली। तो ये दूसरा क्लॉज लिखा हुआ है। तीसरा क्लॉज क्या है? स्टार्ट ऑफ पेमेंट्स। देखें, चूँकि हमने गाड़ी इजारा पे दी है, तो रेंटल पेमेंट शैल स्टार्ट व्हेन द एसेट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ओके। तो रेंटल पेमेंट कब स्टार्ट होंगे? जब जो है एसेट की डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर को, मतलब यूज़ ऑफ फ्रक्ट इज़ मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, फाइन। फॉर एग्जांपल, you own the house, you are renting your house, so once the possession of the house is being transferred to the tenant, only then you will be able to get the rent basically। अब ऐसा नहीं होता कि बेसिकली आपने जो है जनवरी के महीने में इजारा तो कर लिया, सही है, क्योंकि फॉरवर्ड इजारा तो जायज़ है, आपने जनवरी के महीने में बात कर ली, और जो है किराएदार बेचारा जून में आ रहा है, तो भाई जून से ही किराया स्टार्ट होगा ना, व्हेन द एसेट इज़ बीइंग डिलीवर्ड बेसिकली। बात वाज़ेह हो रही है। किराया पहले से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह मीज़ान बैंक के कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है कि रेंटल पेमेंट शैल स्टार्ट व्हेन द एसेट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन्होंने पैसा बेचा है, तो लिखा हुआ है लीज पेमेंट शैल स्टार्ट एज सून एज द बैंक गोज आउट ऑफ फंड्स, सही है। फॉर एग्जांपल,
इसमें इसको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है। इसमें ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माजू है, माजू को जनरेटर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब दो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सही है। अब अगर हम कन्वेंशनल लीजिंग की बात करते हैं तो कन्वेंशनल लीजिंग में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑरेक्स लीजिंग की बात कर लेते हैं, सही है। तो अब माजू ये बोलेगा ऑरेक्स लीजिंग से कि अगर माजू कि भाई मुझे सीमेंस पाकिस्तान का जनरेटर चाहिए, सही है। तो ऑरेक्स लीजिंग सीमेंस पाकिस्तान को पेमेंट कर देगा 1 जनवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर सीमेंस पाकिस्तान माजू की प्रेमिसेस पे 15 जनवरी को इंस्टॉल करेगा जनरेटर को, क्योंकि जनरेटर इज़ समथिंग which needs dismantling of so many things, fine, that you have to clean up the ground surface in order to install the generator। ये कोई केला या अमरूद या बादाम नहीं है कि जो है हमने बाज़ार से ख़रीदा और खा लिया, बल्कि इसमें इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। लेकिन अब देखें ना, माजू गया फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पर, ऑरेक्स लीजिंग में, कन्वेंशनल लीजिंग में, और वहाँ पे गया, उससे बोला जनरेटर चाहिए मुझे सीमेंस पाकिस्तान का। तो ऑरेक्स लीजिंग ने 1 जनवरी को पेमेंट कर दी, किसको, सीमेंस पाकिस्तान को, और सीमेंस पाकिस्तान ने जनरेटर इंस्टॉल किया कब, 15 जनवरी को। तो ऑरेक्स लीजिंग ये बोल रही है लीज पेमेंट शैल स्टार्ट एज सून एज द बैंक गोज़ आउट ऑफ फंड्स। तो जैसे ही 1 जनवरी को बैंक गोज़ आउट ऑफ फंड्स, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट का मीटर जो है वो शुरू हो जाएगा, और कस्टमर जो है इज़ लायबल टू पे, माजू जो है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो है वो ऑरेक्स लीजिंग को लीज पेमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ फंड हो गई है। लेकिन इसी केस में अगर हम मीज़ान बैंक की केस ले लें कि अगर माजू मीज़ान बैंक गया और मीज़ान बैंक ने जनरेटर ख़रीद के दिया किसको, माजू को, कहाँ से, सीमेंस पाकिस्तान से, और वही टाइम ले लेते हैं 15 दिन उसमें भी लग गए इंस्टॉलेशन में, तो पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का किराया नहीं होगा। यही लिखा हुआ है इसमें, रेंटल्स पेमेंट शैल स्टार्ट व्हेन द एसेट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जब 15 जनवरी को सीमेंस पाकिस्तान माजू की प्रेमिसेस पर इंस्टॉल कर देगी जनरेटर, उस वक्त रेंट पेमेंट स्टार्ट होगी, पहले नहीं हो सकती है। बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि हमने पैसा नहीं बेचा है, हमने एसेट को रेंट पे दिया है, और रेंट पे कब दिया है, 15 जनवरी को। 15 डिलीवर एसेट कब हुआ है, 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद ही हम रेंट ले सकते हैं, पहले 15 दिन का नहीं ले सकते। लेकिन कन्वेंशनल लोन में क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं वी आर सेलिंग मनी बेसिकली, दैट्स वाई व्हेन एज सून एज द बैंक गोज़ आउट ऑफ फंड, सो द इंटरेस्ट पेमेंट वुड स्टार्ट बेसिकली, चाहे डिलीवरी 15 दिन के बाद हो या पहले हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू देम। ओके, तो यहाँ से ये फ़र्क है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में है। ओके, in case of theft or loss, if the lease asset is stolen or completely destroyed, the concept of the rental becomes void and Islamic Bank would not charge the lease rentals। इसमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी ली गई मीज़ान बैंक से और दूसरी गाड़ी ली गई HBL से, सही है, ऑटो लोन के तहत। अब दोनों गाड़ियाँ खुदा न खास्ता चोरी हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। तो जैसे ही मीज़ान बैंक की गाड़ी चोरी होगी, कस्टमर हमें इन्फॉर्म कर दे कि गाड़ी चोरी हो गई है, तो रेंटल स्टार्ट हो जाएगा, रेंटल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फाइन, एज सून एज द कस्टमर गिव्स अस अ कॉल दैट द कार हैज़ बीन हाईजैक्ड, बेसिकली इट्स बीन स्टोलन, इज़न्ट इट। सो अब रेंटल जो है वो वॉइड हो गए। वजह उसकी क्या है, देखिए ना, आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किराएदार वो सो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो रात को सो रहा है, अब सुबह उठा तो वो जो है घर की चार दीवारी नहीं थी खुदा ना खास्ता, तो वो घर तो नहीं रहा। तो जाहिर है जब वो घर ही नहीं रहा तो फिर जो है रेंटल किस बात का, बेसिकली बात वाज़ेह हो रही है। घर तो चार दीवारी का मतलब चार दीवारी होनी चाहिए ना घर में, या छत होनी चाहिए ना। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर एसेट है यूज़ ही नहीं कर रहा कस्टमर, तो रेंट किस बात का, बात वाज़ेह हो रही है। तो जाहिर है if the asset is being destroyed for example or is being stolen for example, fine, and the customer is not getting the benefit of the asset basically, and the asset is not with him basically, so we are not entitled to charge the rent। तो इस्लामिक बैंक क्या करेगा, फ़ौरन रेंट को रोक देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यही गाड़ी वहाँ पर चोरी होती है कन्वेंशनल बैंक में, कन्वेंशनल बैंक की गाड़ी चोरी होती है फॉर एग्जांपल, मतलब वो लोन वाली गाड़ी, तो उसमें क्या होगा, उसमें कन्वेंशनल बैंक क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगा
और इंश्योरेंस में आने से 15 से 20 दिन पैसे मतलब टाइम लग जाता है। आवाज़ हो रही है। और जाहिर है जब तक इंश्योरेंस से पैसा नहीं आ जाएगा इंटरेस्ट का मीटर चलता रहेगा, कस्टमर इंश्योरेंस देता रहेगा। इन केस ऑफ थेफ्ट और लॉस द कस्टमर इज़ लायबल टू पे इंस्टॉलमेंट टिल द टाइम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी। फाइन। अब इंश्योरेंस कंपनी में पैसा आने में बेसिकली 15 से 20 दिन लग जाते हैं क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। सही है। अब 15 से 20 दिन ज़ाहिर है उन्होंने पैसा बेचा है बेसिकली, तो वो इंटरेस्ट चलता रहेगा क्योंकि शुरू में उन्होंने बोल दिया क्या जी, जो आपने शुरू में यही बोल दिया कि कन्वेंशनल बैंक्स रोल इन द ट्रांजैक्शन इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी ओनली and you will be responsible for the condition of the vehicle being financed and we would not be taking any responsibility। तो भाई जाहिर है गाड़ी चोरी हो गई या नहीं चोरी हुई, कन्वेंशनल इंश्योरेंस से कब पैसा आएगा कब नहीं आएगा, कस्टमर की इंटरेस्ट पेमेंट चलती रहेंगी बेसिकली। बाबा जो रही है, तो दोनों में फ़र्क यहाँ पर भी है, दोनों में फ़र्क यहाँ पर भी है। उसके बाद और आगे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि दो वक़ूद को एक अक़द में जमा ना करो, डू नॉट इन्वॉल्व टू कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें अगर फाइनेंस लीज़ की बात करते हैं ना, तो फाइनेंस लीज़ क्या है, रेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, लोग सही है, उर्फ़ आम में भी यही समझते हैं लीज़ इज़ रेंटिंग। अब फाइनेंस लीज़ में क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र का क्लॉज होता है उसमें, बावजूद हो रही है। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में जमा होने का गुनाह मिल गया। मतलब ये एक तो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, जब ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने क्लॉजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में 10 क्लॉजेज़ हैं, तो उसमें से एक भी क्लॉज बाइंग एंड सेलिंग का नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस लीज़ में होता है। सही है। तो बाइंग एंड सेलिंग अलग कॉन्ट्रैक्ट है शरन, लीजिंग का अलग कॉन्ट्रैक्ट है शरन, इजारा का। सही है। तो हमारा बेसिक तो उनमें क्या ख़राबी है कन्वेंशनल लीज़ में, कि इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट में जमा करने का गुनाह मिल जाएगा और हदीस की वायलेशन हो जाती है। बात हो रही है। हमने इसमें क्या किया है, मीज़ान बैंक ने, अगर आप इजारा का कॉन्ट्रैक्ट देखें मीज़ान बैंक का, तो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ इजारा के क्लॉजेज़ हैं, बाइंग एंड सेलिंग के नहीं है। बात हो रही है। अगर 3 साल का इजारा है, 3 साल का रेंटिंग पीरियड है, तो उसमें अगर 10 क्लॉजेज़ हैं तो 10 क्लॉजेज़ में 10 के 10 क्लॉजेज़ रेंटिंग के मुतालिक होंगे, बाइंग एंड सेलिंग के मुतालिक नहीं हो सकते। तो नो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बात वाज़ेह हो रही है। अब बाकी बात ये रह गई कि भाई फिर तो लोगों को फ़ायदा होगा कंडीशनल इसमें, फाइनेंस लीज़ में, क्योंकि भाई वो उन्होंने पहले मतलब गाड़ी भी उनके नाम हो जाएगी कस्टमर के नाम, और यहाँ पे बैंक के नाम ही रहेगी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये नो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, नो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। सही है, ये बात सही है कि भाई जो है कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में ज़ाहिर है कस्टमर के नाम पे गाड़ी हो जाती है। सही है। और मीज़ान बैंक के केस में गाड़ी मीज़ान बैंक की ही रहेगी, कस्टमर की नहीं होगी 3 साल तक। लेकिन उसका तरीक़ा ये है, हम कस्टमर से ये बोलते हैं कि सही है आपने 3 साल तो चला ली गाड़ी रेंट पर, अब हम आपको यही गाड़ी टोकन प्राइस में बेच देते हैं। बात वाज़ेह हो रही है, वो अलग से, वो उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात वाज़ेह हो रही है। भाई देखें ना, इसमें कोई नाजायज़ चीज़ तो नहीं है। वजह उसकी क्या है, वजह देखें, आप अगर बोलें कि आपने अपना घर किराए पे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल के लिए, सही है, 3 साल आप रेंट वसूल करेंगे, और 3 साल बाद जब इजारा का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आपने अपना घर उसको अगर बेच दिया, तो इसमें कोई नाजायज़ तो नहीं है ना। तो अगर एक चीज़ बैंक के बाहर नाजायज़ नहीं है, इफ़ समथिंग इज़ परमिसिबल आउटसाइड द बैंक रिमेन्स परमिसिबल इनसाइड द बैंक टू। इफ़ यू कैन डू समथिंग आउटसाइड द बैंक, यू कैन डू द सेम थिंग इनसाइड द बैंक टू। ओके। तो हम क्या करते हैं, वजह उसकी क्या है, अगर हम अब बेचें नहीं उसको टोकन प्राइस पे, बहुत नॉमिनल प्राइस पे, तो ज़ाहिर है फिर कस्टमर जो है वो सूद में चला जाएगा। सही है, क्योंकि अब दुनियावी लिहाज से उसको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। बात वाज़ेह हो रही है। तो हमें उस कस्टमर को सूद से बचाना है, हमें उस कस्टमर को सूद से बचाना है, हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ज़ाहिर है इस्लाम का कोई उसूल भी वायलेट नहीं होना चाहिए। तो 3 साल तक कस्टमर जो है गाड़ी चलाएगा एज ए टेनेंट, किराए पर चलाएगा। फाइन। इफ़ समथिंग बैड हैपन्स विद द गाड़ी, इफ़ समथिंग बैड हैपन्स विद द कार, बेसिकली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मीज़ान बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब 3 साल ख़त्म हो जाएंगे तो हम वही गाड़ी उसको टोकन प्राइस में बेच देंगे। एक ये तरीक़ा है बेच। सही है। दूसरा ये है कि हम गिफ्ट भी कर सकते हैं।
सही है, हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को ये बोल सकता है कि ए मेरे बेटे, अगर तू क्लास 3 में फ़र्स्ट आया तो मैं तुझे ये साइकिल गिफ्ट कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह बैंक भी ये बोल सकता है कि ए कस्टमर, अगर तुमने ऑन टाइम पेमेंट कर दी सारी रेंट की, तो मैं यही गाड़ी एट द एंड ऑफ द इजारा पीरियड आपको गिफ्ट कर दूँगा। बात वाज़ेह हो रही है? तो दोनों तरीक़े सही हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये बेसिकली फ़ुरूक़ हैं। फिर है यूजेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर और एक है प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। देखिए, दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक यूजेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है और एक प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है। सही है। फॉर एग्जांपल आपका घर है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, सही है। अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा, यूटिलिटी बिल आएंगे जो यूटिलिटीज़ के, सही है, या घर में जो नल ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये यूजेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय द कस्टमर, फाइन। लेकिन खुदा ना खास्ता दीवार गिर गई, फाइन, खुदा ना खास्ता छत गिर गई, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी होगी? मालिक मकान की। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। बिल देखो हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि यूजेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी बोर्न बाय द कस्टमर, वेयर एज प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी बोर्न बाय द बैंक। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल बैंक का मुताला करें तो क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि हमारी लाइबिलिटी क्या है, आपको लोन देने की है बस, और कुछ भी नहीं है, सही है। तो अब चाहे यूजेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय द कस्टमर, फाइन। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यही है कि उन्होंने एसेट को रेंट पे नहीं दिया, उन्होंने पैसे को रेंट पे दिया है, और पैसे को रेंट पे देना जो है वो नाजायज़ है। क्यों? पैसे को अगर रेंट पे दिया जाता है तो जो रिटर्न आता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं शरन, रिबा बोलते हैं शरन, अंग्रेज़ी में उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, उर्दू में उसको सूद बोलते हैं। बात वाज़ेह हो रही है? इस तरह इंश्योरेंस डेफिशिएंसी, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी को नुकसान हो जाता है, सही है, तो मीज़ान बैंक पाक कतर तकाफुल से इंश्योरेंस करवाई हुई है, सही है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की, सही है। सम इंश्योर्ड कितना है? 10 लाख। अब क्लेम किया तो 8 लाख मिला, तो 2 लाख का लॉस हो गया, तो बैंक हैज़ टू बेयर द लॉस बीइंग द ओनर ऑफ द कार। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे अगर इंश्योरेंस में डेफिशिएंसी हुई, इंश्योरेंस की डेफिशिएंसी क्या मतलब? डेफिशिएंसी का ये मतलब है कि अगर एक कस्टमर है और एक गाड़ी जो है वो मीज़ान बैंक ने रेंट पे दी है और दूसरा ऑटो लोन किया है यूबीएल ने या एचबीएल ने, उसकी कितनी मालियत है? 1 मिलियन का इंश्योरेंस किया है। तो अगर गाड़ी तबाह हो जाती है और इंश्योरेंस क्लेम होता है और उससे अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए मिलते हैं, 10 नहीं मिलते, अगर 8 मिलते हैं, तो 2 लाख कौन बेयर करेगा? मीज़ान बैंक की सूरत में, बिकॉज वी ओन द कार, ऐसे ना। यहाँ पर चूँकि उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमने तो सिर्फ पैसा बेचा है, ऊपर बोल दिया है, सही है। तो अगर इंश्योरेंस की कोई भी डेफिशिएंसी होगी, दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय द कस्टमर हैज़ टू बेयर द लॉस। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क है, जन्नत और दोज़ख का फ़र्क है दोनों में। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट से डिफरेंसेस बताए हैं मैंने, ये मैंने अपने तौर से ईजाद नहीं किए, बल्कि मीज़ान बैंक के डॉक्यूमेंट सामने रखे, यूबीएल कन्वेंशनल के सामने रखे, ऑटो लोन के और लीजिंग के, और दोनों को मवाजना करते हुए बताया आपको। बात वाज़ेह हो रही है? तो आप चाहें तो अपने किसी दोस्त से भी पूछ लें कि अगर उसने मीज़ान बैंक से अगर फाइनेंसिंग की है, गाड़ी की इजारा पे लिया है गाड़ी, तो अगर चोरी हो जाती है किसी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार चोरी हो जाती है, तो वो जाहिर है रेंटल रुक गए होंगे फ़ौरन। बात वाज़ेह हो रही है? फ़ौरन रेंटल रुक जाते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है किस तरह। अब जाहिर है ये आप लोगों को बताएं, ये फ़ुरूक़, ये हमारी ज़िम्मेदारी है लोगों को बताना। बात वाज़ेह हो रही है कि आप मीज़ान बैंक से कार इजारा कर लें और कन्वेंशनल लोन की तरफ ना जाएं। वजह उसकी क्या है कि आप गाड़ी जब शार फैसल पे चलाएंगे तो गाड़ी तो चलेगी, लेकिन बात यह है कि द वे टू गेट द फाइनेंसिंग फ्रॉम हैज़ टू बी परमिसिबल, सही है। इंटरेस्ट क्योंकि आप दे रहे होंगे हर महीने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है अ पर्सन हु गिव्स रिबा, अ पर्सन हु टेक्स रिबा, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द रिबा ट्रांजेक्शन एंड अ पर्सन हु विटनेस ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ द रिबा, दे ऑल आर अलाइक। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है रिबा को देने वाला, रिबा को लेने वाला, उसके रिकॉर्डिंग करने वाला और उसके ऊपर गवाह बनने वाला, ये रिबा के जुर्म में शरीक हैं, एक जैसे हैं। फाइन। सो नाउ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट द पीपल नो कि रिबा से बचें, सही है।
और अगर गाड़ी ही चलानी है तो मीज़ान बैंक से कार इजारा कर लीजिए, सही है, या किसी भी इस्लामिक बैंक से कर लीजिए। आई एम नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द मीज़ान बैंक, ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी सैलरीज फ्रॉम द मीज़ान बैंक, फाइन, बट वाई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग कि भाई आप किसी भी बैंक से, इस्लामिक बैंक से कर लें, सही है। पांचों बड़े जो इस्लामिक बैंक हैं, जिसमें सबसे पहले मीज़ान बैंक है, सही है, दुबई इस्लामिक है, सही है, उसके बाद MIB इस्लामिक है, सही है, उसके बाद जो है आपका बैंक इस्लामी है और बैंक अलबरका है, सही है, ये 5 बड़े इस्लामिक बैंक हैं। तो आप किसी भी बैंक से इजारा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। If you've got any question, we'll be discussing it, in the Thursday's class or Saturday's class. Okay. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.